हेलो। हाय दोस्तों। आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की जो हमारी क्लास है ये सीडीपी के पिछले वर्ष 21/12/2021 के क्वेश्चन पेपर की है। और 21/12/2021 के क्वेश्चन पेपर आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। और ये सीडीपी के बाल विकास के 30 प्रश्न हैं जो हमने 10वीं क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और आज से 11 क्वेश्चन हमारा शुरू है। आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आपके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, पूछने का तरीका कैसा आता है, क्वेश्चन को हमें किस तरीके से समझना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। इसलिए दोस्तों ये हमारी क्लास को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये हम सीडीपी की क्लास आपको करा रहे हैं कि सीडीपी जो है सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है और सीटेड की जो है मेन रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो दोस्तों हमारा ये चैनल है सीटेड इन्फॉर्मेशन विद नवाब, आप इसे सबसे पहले लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। ऑप्शन देखिए, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, दूसरा वेतन तथा अभ्यास द्वारा, तीसरा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, चौथा विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इसका जो राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ये 4th हो जाएगा कि विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित स्थापित करके। कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया कि ऑप्शन इतने सिंपल आते हैं कि हम ऑप्शन देखकर समझ सकते हैं कि एक शिक्षिका है जैसा कि वो अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है, यानी कि किस तरीके से बच्चों के माइंड में वो अच्छे से शिक्षण दे सकती है। इसमें बताया गया है कि छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार देकर। दोस्तों पुरस्कार देना लेकिन छोटी छोटी उपलब्धि के लिए देंगे तो बच्चे इससे डिमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमें रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वेतन तथा अभ्यास द्वारा, अभ्यास तो ठीक है लेकिन वेतन नहीं दे सकते, बार बार उनको पैसे देकर थोड़ी करा सकते हैं हम। और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, देखिए प्रतिस्पर्धा, हमें दोस्तों विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा खेल जीत नहीं कराना है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4th हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जा सकता है। एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरीके से समझा जा सकता है। पहला देखिए ऑप्शन, निष्क्रिय प्रणाली के रूप में, दूसरा छोटे वयस्कों के रूप में, तीसरा अपने पर्यावरण के समझने की उत्सुकता के लिए, चौथा दुष्ट जीवन के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपने पर्यावरण को समझने के उत्सुकता के लिए हुई है। यानी कि एक बच्चे है संरचनावादी जो कैसा समझते बच्चों को कि एक निष्क्रिय प्रणाली के रूप में नहीं दोस्तों, निष्क्रिय तो बच्चों को हम रख ही नहीं सकते, ये जो है ये बिल्कुल ये निगेटिव है। निष्क्रिय मतलब जहाँ भी आपको निष्क्रिय दिख गया ये आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गया। छोटे वस्तुओं के रूप में उसके बाद में बताया गया कि अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता के लिए, लेकिन बच्चों में जो है उत्सुकता रहती है अपने पर्यावरण को समझने के लिए, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। देखिए आगे, विकास खाली जगह है। विकास क्या है? खाली जगह। आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्ण निर्धारित, दूसरा एक दिशाई है, तीसरा एक आयामी है और चौथा में बदलाव किया जा सकता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को जो है ना हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखिए हम इसे निगेटिव शुरू करते, आनुवंशिक द्वारा पूर्ण रूप से
पूर्व निर्धारित है। विकास जैसे बच्चे का जो विकास होता है, जो डेवलप होता है बच्चा गर्भावस्था से लेकर, तो पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड नहीं होता। आनुवंशिकता तो होती है, लेकिन उसके साथ में पर्यावरण का भी तालमेल होता है। तो इसमें क्या बताया गया, पूर्ण निर्धारित। देखिए पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित, ये जो है ना निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में एक दिशाई है, नहीं दोस्तों, विकास एक दिशाई है ही नहीं। और एक आयामी है, एक आयामी भी नहीं है दोस्तों। ये जो तीनों भी है ना, ये निगेटिव है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, कि विकास में बदलाव किया जा सकता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, कि अगर एक बच्चा है, एक गरीब घर का बच्चा है, उसे जो है ना ज़्यादा सहूलत फराहम नहीं होती। जैसा कि ज़्यादा सहूलत उसे नहीं मिलती, कोई कोचिंग क्लास नहीं जाता, घर में जितना मटेरियल है उतना स्टडी किताबों से पढ़ता है, तो उसे थोड़ा सा मतलब वो कमज़ोर रहेगा। या हर बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। और एक अच्छे घर का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसे जो कोचिंग क्लास अवेलेबल है, उसके माँ बाप जो है, माता पिता उसे पढ़े लिखे है, उसे जो पढ़ाते हैं, तो उसकी इंप्रूवमेंट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए विकास जो है आनुवंशिकता पर निर्धारित नहीं होता, पर्यावरण पर भी निर्धारित होता है, पर्यावरण पर भी निर्धारित होता है। इसलिए विकास क्या है, विकास में बदलाव किया जा सकता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। ये जो लेटेस्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले वर्ष में जो पूछे गए हैं, हमें कॉन्सेप्ट को समझकर जवाब देना है, ना तो ऐसा कि जो भी दिल में आया लगा दिया। ऐसा नहीं, समझना है क्या बोलना चाह रहा है। विकास बदला जा सकता है ना, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा पूर्णत आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। यानी कि इस प्रश्न में बताया गया है कि जो आप नीचे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से जो पूर्ण यानी पूर्णत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी पर निर्धारित कौन सा तत्व है। जैसे चार ऑप्शन बताए गए हैं, पहला मित्रों का चयन, दूसरा शैक्षणिक सफलता, तीसरा शिक्षा में रुचि, चौथा आँखों का रंग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। अक्सर आपने देखा होगा किसी के माता पिता के जो है आँखें अगर गिजरे रंग के हैं, तो उनके जो है बच्चों के, एक आध बच्चों की भी जो आँखें गिजरे रंग की होंगी। अगर किसी की जो है नानी की आँखें गिजरे रंग की है, तो नवासी की भी आएंगी। यानी कि आनुवंशिकता, जो माँ बाप से हमें, हमारे ख़ानदान से, हमारी पीढ़ी से जो हमें गुण प्राप्त होते हैं, उसे आनुवंशिकता कहती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आँखों का रंग। इसमें ये बताया गया मित्रों का चयन, मित्रों से कोई लेना देना नहीं है। आनुवंशिकता तो जो है ये हेरिडिटी है, कुदरती बात है। इसमें मित्र का कहाँ से आएंगे। शैक्षणिक सफलता ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक सफलता मतलब अगर कोई टैलेंटेड भी है लेकिन पुराने ज़माने का है, उसे जो है उसके टाइम में उसे शिक्षण हासिल करने नहीं मिली, प्राप्त करने नहीं मिली, तो वो असफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा में रुचि ऐसा भी नहीं दोस्तों, अगर हम बच्चों को इन्वायरमेंट देंगे, पर्यावरण देंगे, माहौल देंगे, तो उससे रुचि ऑटोमेटिक आएंगी। इसलिए तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल रॉन्ग है, और उसका जो राइट आंसर है आनुवंशिकता पर पूर्ण रूप से जो डिपेंड होता है वो आँखों का रंग होता है, हमें खानदान से हमें मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। देखिए किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधि से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ऐसी कौन सी गतिविधि है, ऐसा कौन सा कार्य है जो अपने आप में मतलब एक विद्यार्थी को खुश करता है, यानी कि उसे मज़ा आता है। ऑप्शन देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा है, दूसरा गुण विषयक अभिप्रेरणा, स्थिति विषय अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। प्रेरणा यानी कि आंतरिक, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा हो ही नहीं सकता कि दूसरों, अगर कोई इंसान, कोई किसी को, कोई विद्यार्थी को ज़बरदस्ती दूसरा कोई काम करने के लिए, तो ये बाह्य प्रेरणा हो गई, वो दिल से नहीं कर रहा, उसे मज़ा नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों इसका आंतरिक अभिप्रेरणा, जो खुशी से वो खुद होके जो काम करे, यानी कि जो इंटरेस्ट ले, अभिरुचि ले उसमें, तो वो उसे मज़ा आएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, हमें समझना है स्यूटेड में। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों के किस प्रकार सहायता मिलती है। यानी कि समावेशी शिक्षा है, इसमें विशेष प्रकार किस प्रकार से जो है सहायता मिलती है। हमें कुछ पॉइंट दिए हुए 4 और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण,
प्रतिस्पर्धा संस्कृति, तीसरा सहयोगात्मक अधिगम, चौथा मानकृत अधिगम। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया कि कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो निगेटिव हम देखकर समझ सकते हैं। हमें निर्धारण नहीं करना है, कोई भी चीज़ के लिए हमें फिक्स पक्का नहीं करना है, निगेटिव ये तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, प्रतिस्पर्धात्मक, यानी कि हमें बच्चों को कोई कंपटीशन में नहीं डालना है, हमें ऐसा नहीं करना है कि खेल जीत हार नहीं कराना है। सहयोगात्मक अधिगम यानी कि बच्चों को जो है निर्देश देकर जो है सुगम तरीके से उन्हें सिखाना है, ये राइट हो जाएगा। और मानकृत निर्देश यानी कि बच्चों को अच्छे निर्देश देकर, ये राइट हो जाएगा। तो इसके जो इसका राइट नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 ऊपर के राउंड होंगे और उसका ये हो जाएगा 3 और 5, इसका क्या होगा 3 और 4। देखिए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम और मानकृत निर्देश। प्रतिस्पर्धा नहीं होगा और निर्धारण भी नहीं करना है। इस तरीके से हमने ऐसा एलिमेंट करके छाट पे आना चाहिए। ऐसे हमें पेपर में देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों उसके बाद में बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों हमें 4 कथन दिए गए हैं, हमें इसमें से छांटना है कि बच्चों की जो असफल होती है वो किस वजह से होती है और कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन, बच्चों की असफलता का गुणरूपण हमेशा उनके आनुवंशिकता दोषों को किया जा सकता है। इसमें क्या बताया गया, हमेशा जो है आनुवंशिकता पर दोषों पर किया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये कथन रॉन्ग हो जाएगा। बाद में बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना। हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा हो सकता है कि व्यक्तिगत जो उनकी ज़रूरत है उसे अनदेखा करेंगे हम, तो इसके कारण जो है असफल हो सकते हैं। अभी हम ऐसे लगा देते देखते आगे। हाशिए पर रहने वाली समुदाय के बच्चों को अकादमिक असफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि नहीं रखते। नहीं दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों के व्यक्तिगत ज़रूरतों का अनदेखा करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ये हो सकता है ना, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरत है शिक्षार्थियों की, हम उसे अनदेखा करेंगे तो असफल तो होंगे ना दोस्तों। जैसा कि उन्हें टीचिंग एड से हमें पढ़ाना चाहिए, हम एज ए टीचर है, हम उसे जो है ना नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, नॉर्मल पद्धति से तरीके से पढ़ाते चले जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, उनकी ज़रूरतों को हम अनदेखा कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा, इसलिए वह सफल हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ये दूसरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमें सीटेट के क्वेश्चन को समझना है, मैं बार बार आपको वही बोलता हूँ। उसके बाद में क्या बताया गया, देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, ये किसके प्राथमिक लक्षण है, ये किसके प्राथमिक लक्षण है। ऑप्शन देखिए, पठन वैफल्य, लेखन वैफल्य, वैकल्य, स्वलीनता क्रम विकार और शैक्षणिक सहायता। तो दोस्तों मैंने इससे पहले आपको बताया कि जहाँ भी लिखना आ जाए, यानी कि इसमें क्या बताया, राजू जो 61 के स्थान पर 16 लिखता है, बी और डी में भ्रमित रहता है और ये संकेत प्राथमिक लक्षण है। लिखता है, जहाँ कहा गया लिखता है, मैंने आपको बताया डिस्ग्राफिया, ये क्या है, लिखन से, डिस्ग्राफिया जिसे हम कहते हैं ये लिखन से संबंधित है। जहाँ भी लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कि उसमें लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसे लेखन का उसमें आ जाएगा। अगर यहीं पर बोलता हो कि 61 को 16 पढ़ता है और बी को डी पढ़ता है, तो उसमें क्या आ जाता दोस्तों, डिसलेक्सी आ जाता था। लेकिन यहाँ पर लिखने का बताया गया, तो अगर पढ़ने का आ जाता था तो पठन आ जाता था, लेकिन यहाँ लिखने का आएगा तो लेखन आ जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस टाइप से भी जो क्वेश्चन सीटेड पूछता है, कथन दिए गए हमें 2 ए और आर, 2 कथन के नाम हैं। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। देखिए पहला ऑप्शन है ये। दूसरा, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक होता है। देखिए 2 दिए गए हैं हमें और उसका सही विकल्प चुनिए, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आजकल सीटेड में इस टाइप से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, शिक्षा जो असफल कब होती है, जब हम ये अपेक्षा करें विद्यार्थियों से कि बच्चे हमने जो पढ़ा है, जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वो ज्यों के त्यों लिख लिए। ये पहला ऑप्शन है, इससे ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल राइट है ये। बाद में क्या कहता है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण घोतक होता है, बिल्कुल ये भी राइट है। इसमें फिर ऑप्शन दिए गए ए और आर दोनों सही है।
उसके बाद में ए और दोनों गलत है, लेकिन ऐसा बताया गया है सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये पहला नंबर पर का हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, देखिए सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों इस टाइप से जो है क्वेश्चन स्टेटेड में आने लगे हैं, हमें बहुत मतलब दिमाग लगाकर पढ़ना है, सोचना है, अच्छे से देखना है। तो दोस्तों आज हमने जो है 10 क्वेश्चन ये कराए हैं। तो दोस्तों हमारा ये चैनल है सीटेड इन्फॉर्मेशन विथ नवाब, आप इसे जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप बताइए। इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों हम जब भी दूसरी वीडियो बनाएंगे तो आपको जो है हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। और ऑल के बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। यह हमारा जो है हमने आज पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया। इसके बाद में और क्वेश्चन पेपर इसमें के 10 क्वेश्चन रह गए हैं, हम दूसरी क्लास में सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों ज़रूर इसे जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों।